अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज से मैं नाइन्थ क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका सेकंड चैप्टर शुरू करने लगा हूं और इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। चैप्टर 1 मैंने करवा दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करें रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को, और नीचे 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते कौन से हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं जिनको हम, वो होते हैं रैशनल। और जिनको इस शक्ल में नहीं लिख सकते p/q की में, वो होते हैं इर्रेशनल। और इसमें कंडीशन होती है रैशनल के लिए कि जो q है ना वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशंस की बातें। इसके अलावा अब इर्रेशनल में हमारे पास दो तरह के नंबर्स आते हैं। पहले, कोई भी प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, यानी कि ये वाले, ये सारे जो हैं इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल होंगे। और दो और चीज़ें भी इर्रेशनल हैं, आपके इसी चैप्टर में वो दी हुई हैं, एक पाई और दूसरा ई। तो इस तरह के जो कांस्टेंट होते हैं ना वो भी इर्रेशनल होते हैं। हालांकि हम पाई की दो वैल्यूज़ होती हैं जो हमने आज तक पढ़ी हैं, एक है 22/7। तो इसको हम देखें p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें तो ये माइंड में आएगा कि ये तो रैशनल नंबर है, पर ये इर्रेशनल नंबर है और उसकी कोई और वजह है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आखिर पाई इर्रेशनल क्यों है। तो अभी के लिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये अंडर रूट के नीचे प्राइम नंबर है, तो ये वाला जो क्वेश्चन हो गया अंडर रूट 3, ये है इर्रेशनल। 1/6 ये तो ऑलरेडी p/q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये हो गया रैशनल। पाई मैंने अभी बताया आपको कि ये इर्रेशनल है। 15/2 ये भी p/q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास रैशनल है। अच्छा, इसको ना आपने छोटी क्लासेस में, ये जो क्वेश्चन है इसको आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम इसका पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं। पॉइंट की जगह पर 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं ना उनकी जगह पर उतने 0 लगा देते हैं। तो बच्चे इसके आगे कटिंग वटिंग होकर ना ये एक p/q, अभी भी p/q की शक्ल में, फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसको p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है और मैंने यहाँ आपको लिख भी दिया है, तो इसलिए ये भी रैशनल है। और 29 एक प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी दूसरे के टेबल में नहीं जाते, बस उनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। जैसे 29 है ना, ये 1 के टेबल पर आएगा और 29 अपने ही टेबल पर आएगा, इसके अलावा किसी के टेबल पर नहीं आएगा, इस वजह से ये प्राइम नंबर है। तो ये हो गए जी हमारे पास रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स की पहचान हमने कर ली, आइडेंटिफाई हो गए हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, जो कहते हैं कन्वर्ट करें फ्रैक्शंस हैं जो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें फ्रैक्शंस को। ठीक है, अच्छा ये जो है ना ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शंस के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ कि इनको प्लस माइनस कैसे करना होता है, तो आप वो लेक्चर मेरा देख लीजिएगा। मैं उसका जो है ना सामने जो थंबनेल है ना वो आपको शो कर दूंगा यहाँ वीडियो में। अच्छा बच्चों, इसको बहुत ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को इसमें डेसिमल फ्रैक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये पहला क्वेश्चन मैंने करके चेक करा दिया, बाकी आपने कैलकुलेटर से आप तो बहुत इजीली कर सकते हैं। मोस्टली इसका अगर एमसीक्यूज आता है, अगर एमसीक्यूज आता है तो आप वो कर लेंगे। अगर डिवाइड करने के लिए वो कहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, हमेशा याद रखें ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो 17 को मैंने डिवाइड कराया है 25 से, तो 17 छोटा था 25 से, तो मैंने पॉइंट लगाया। पॉइंट से पहले 0 लगा लेते होते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक 0 यहाँ पे लगा दिया। अब ये 0 जब इसके साथ मिला तो ये बन गया 170, और 170 को जब 25 पर हमने देखा तो 6 टाइम होता है जी 150, मैंने वो लिख दिया। दोनों को माइनस करेंगे, 20 बचा, फिर ये वाली जो 0 है ना, ये दूसरे नंबर वाली, इसको नीचे उतारा, वो 200 बन गया, और 25 8 द 200 होता है, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया जी, ये आंसर आ गया। अब हमारे पास ये जो थी ना, ये फ्रैक्शन जो थी ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से ये भी कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि वो कैसे हुआ। वो सबसे लेंथी था, मैंने वो इसलिए कर दिया है, बाकी सब आसान है, ये भी इजीली हो जाएगा, ये भी थोड़ा है लेकिन हो जाएगा ये भी। अब ये देखो, हमारे पास ऊपर था 205, मैंने उसको अंदर रखा है और 18 से डिवाइड कराया। पहले 2 डिजिट्स, पहले वाले सबसे पहले देखना होता है कि पहला डिजिट क्या है। पहला डिजिट देखो, अगर तो वो इससे छोटा है ना तो साथ वाला उसके साथ मिल जाएगा, तो दोनों मिल के बन गए जी 20। अब 20 को जब हमने देखा 18 से डिवाइड कराना है तो 18 1 टाइम 18 होता है, पीछे हमने माइनस किया, 2 बचा, ऊपर से 5 ये वाला नीचे उतर गया, तो अब हमारे पास 25 बन गया। अब दोबारा 18 1 टाइम ही होगा, तो फिर वो 18 जब दोबारा माइनस किया हमने तो 7 बचा। उसके बाद ये 0 नीचे आएगा यहाँ पे ऐसे, जब ये 0 नीचे आया तो ये 70 बन गया। तो 18 3 दा होता है 54, मैंने वो लिखा।
इधर मैंने दोबारा इनको माइनस किया, 16 बचा, फिर एक और 0 ये वाला नीचे उतरा, फिर मैंने देखा कि 8 टाइम बनता है जी 144, उसमें से 16 बचेंगे, फिर 0 मिलाएंगे 160 144 और ये चलता जाएगा, जितने मर्जी 0 लगाते जाओ, ऐसे ये जो है ना क्वेश्चन होता जाएगा। फिर 16 बचेगा, यहाँ पे 4 आना है, फिर इसी तरह से 16 बचेगा, 160 बन जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन कभी ख़त्म नहीं होगा, तो चलता जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ तक लिख लेते होते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर बेसिकली बनेगा 11.3888 चलता जा रहा है। तो इसको हम ना एक राउंड ऑफ का मेथड होता है, मैं इस लेक्चर के एंड पे वो बता दूंगा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो इस 8 की जगह पे लास्ट वाले की जगह पे 9 लिख देना है आपने, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया, ये भी हो जाएंगे आपसे। तो सिंपल डिवाइड कराना है, जब सिंपल आप डिवाइड कराते हैं तो एक फ्रैक्शन को आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने बताना है कि ट्रू और फॉल्स कौन सा जो है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है और कौन सी गलत है। तो वो कहते हैं 2/3 इज़ इरेशनल, नहीं ये पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है, तो ये गलत है। नेक्स्ट पाई इज़ इरेशनल नंबर, हाँ हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चन में भी ये चीज़ पूछी थी उसने, तो ये इरेशनल ही है। 1/9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, बच्चों इसको आपने डिवाइड करके देखना है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर आप किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर डिवाइड करता हूँ 4 को 11 से ना, तो इसको आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, आपके पास ना इधर वैल्यू बनेगी 363636 और वो चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 2 को डिवाइड करते हो 9 से, तो उसकी जो वैल्यू बनेगी ना, आपको जो कैलकुलेटर शो करेगा वो इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा। तो जब ये चीज़ें चलती जा रही हैं, ये देखें ये भी चलती जा रही हैं, तो बच्चों ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे की हुई हैं, वो टर्मिनेटिंग की है। देखें ये ख़त्म हो गया था ना क्वेश्चन, ये वाला पहला क्वेश्चन, तो ये टर्मिनेटिंग है। और जो ये वाली इक्वेशन है, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग नहीं होगी। कैलकुलेटर से पता चल जाएगा, अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, और अगर 1 2 3 या 4 डिजिट तक वो स्टॉप हो जाते हैं तो वो होती है टर्मिनेटिंग। ये आपने ध्यान रखना। इससे आगे एक और कॉन्सेप्ट भी वो भी बताता हूँ मैं आपको। 3/4 आप इसको डिवाइड करेंगे, जब 3/4 को ऐसे 3 को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करें, साथ 0 लगाएं, 4 7 का होता है G28, ऊपर से 2 आएगा ऐसे माइनस करके ना, फिर एक और 0 उतारें, 4 5 यहाँ भी पॉइंट लगेगा, 4 5 G20 ले, ये सोल्व हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग है। हाँ जी, 2 जो है ना पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट आए हैं उसके बाद ये ख़त्म हो गई वैल्यू, तो टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये आंसर ठीक है और ये यानी कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। लास्ट पे 4/5 इज़ रिकरिंग फ्रैक्शन। बच्चों अब जो है ना इससे आगे का कॉन्सेप्ट है, जो होती है ना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि अगर मैं 4/11 को डिवाइड कराता हूँ तो हमें आंसर मिलता है 363636। ठीक है, और ये अब आप गौर से देखो कि ये 363636 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की फ्रैक्शन होती है ना, जिनमें कोई नंबर बार बार रिपीट होता है, ये रिकरिंग होती हैं। ठीक है, और जिनमें कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं होता है वो रिकरिंग नहीं होती हैं, ये आपने याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अगर पाई की वैल्यू आप कभी चेक करें ना, आप तो यहाँ तक लिखते हैं 3.14, आप इसको कैलकुलेटर पे काउंट करें ना, तो ये बार बार 1414 या कोई 3 डिजिट रिपीट होंगे, कोई डिजिट रिपीट नहीं होता, रैंडमली जो है ना इसकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं और ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। यानी कि 22 को अंदर रखें और 7 से डिवाइड कराते जाएं, जब तक आप डिवाइड कराते जाएंगे ये होता जाएगा और ये कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, और ना ही इसके डिजिट्स जो है आंसर के वो रिपीट होंगे। इसलिए ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना तो रिकरिंग है। और यही वो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ या जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, इनके साथ दोनों के साथ नॉन लगा लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उसको हम इरेशनल की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसलिए पाई इरेशनल की कैटेगरी में है। और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, सुपर कंप्यूटर से इसकी वैल्यूज़ काउंट की गई हैं, आई थिंक 1 मिलियंस तक काउंट की गई हैं, और ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, ना ही इसका आंसर रिपीट होता है। ये बहुत मतलब डिफरेंट टाइप का बिहेवियर है इस पाई का, तो इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जी क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट कहते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ना, यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। कहते हैं कि इन 6 नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पे लिख ली हुई है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब इनमें मैं समझाता हूँ कि करना कैसे होता है। बच्चों वैसे ये फ्रैक्शंस जो है ना,
इनके 2-3 तरीके नंबर लाइन पे शो करने के। मुझे जो सबसे आसान मेथड लगा है ना, मैंने वो आपको बताया है। अदरवाइज़ इसके और मुश्किल मेथड्स भी हैं, मैं एक उनमें से और बता दूंगा, पर पहले मैं आसान वाले की बात करता हूँ। देखिए जो 2/3 है ना, आपने इसको सिंपली डिवाइड करवा लेना कैलकुलेटर पे, आपको कुछ ये आंसर मिलेगा। इसमें भी इस तरह का कुछ आंसर मिलता है, मैंने उसको राउंड ऑफ करके लिखा होगा शायद, तो मैं बता दूंगा कि राउंड ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है, लास्ट पे बता दूंगा। अब देखें कि ये जो 67 है, ये है 0.67, मतलब ये कहीं 0 और 1 के दरमियान की चीज़ है ना। तो ये बच्चों यहाँ पे बनता है, देखें ये पहली 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6 और फिर 0.7, इन दोनों के दरमियान में नहीं बल्कि 7 वाले पॉइंट के ज़्यादा पास है ना। तो ये मैंने उसके जो है ना पॉइंट शो कर दिया है, ये आ गया जी, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी -4/5, दोनों को मैंने कैलकुलेटर से डिवाइड कराया इन दोनों को, तो आंसर मिलता -0.8। अब इसमें ना इस वाली नंबर लाइन में ये जो मैंने शो की है, इसमें ना माइनस के डिजिट्स नहीं है, इसलिए मैंने नीचे एक और नंबर लाइन शो कर दी हुई है। अब उसमें हमें माइनस के नंबर मिल जाएंगे बच्चों। ये 0 है हमारे पास, ये देखें ये 0 है, उससे हमने इस तरफ आना है और कितने डिजिट्स। अब इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है बच्चों कि अगर मैं 0 इस 0 और इस 1 के दरमियान 10 ऐसे छोटी छोटी लाइन लगाऊं, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली 8 जो लगी हुई है 9 और ये वाली 10, तो उनमें से जो 8वें नंबर पे आएगी ना, यानी कि 0.8 आया था ना हमारा आंसर, तो 8वें नंबर पर ये हमारा आंसर होगा। और किस तरफ? माइनस वाली साइड पर, क्योंकि माइनस का 8 है। अगर प्लस का होता तो वो कहीं यहाँ पे आना था, है ना, प्लस का 8 4/5 यहाँ पे आना था, बट हमें माइनस का बताना था, तो मैंने ये वाला बता दिया है। तो आपने ये अब जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, अच्छा इसको आपने ब्रेक कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को ऐड करेंगे, तो जब दोनों 4 बनता 4 और +3 7/4 आएगा। अब 7/4 को जब हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे, वैसे कैलकुलेटर पर डायरेक्टली इस तरह भी लिखा जा सकता है, उसका मेथड होता है, अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना इसको इस तरह से ब्रेक करके ये लिखें। बच्चों इसका आंसर आया 1.75। अब इसको मैंने शो किया है 1.75 को, ये दोनों प्लस के हैं, देखें 1, ये 1 आया। अब उसके बाद हमने सेकंड नंबर देखना है 7, ये 7 है, देखें 1 2 3 4 5 6, ये 7 है और ये 8 है। 7 5 मतलब 8 और जो 7 है उसके दरमियान में, तो ये मैंने पॉइंट लगा दिया बच्चों, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट वाला माइनस का है और उन दोनों को मैंने ब्रेक किया, 8 2 16 + 5 21 बनेगा, डिवाइड बाई 8 वो बनता है 2.6, लेकिन माइनस का 2.6 है, वो इसमें साइन माइनस का आएगा। अब माइनस का 2.6 कहाँ बनना है जी, देखें ये माइनस का 1, ये माइनस का 2 और ये 3, अगर मैं इनके दरमियान 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 लाइन लगाऊं मैं, तो जो 6वें नंबर पे लाइन आएगी जिसका मैंने पहले निशान लगाया हुआ था वो होगी, और ये माइनस का -2 5/8 करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी नहीं 2 क्वेश्चन रहते हैं। अब ये वाला, ये प्लस का 2.75 इसका आंसर आता है, वो मैंने शो किया है जी यहाँ पे, देखें 1 ये 2 और उसके बाद 7 वाला पॉइंट देखना है। यहाँ पे आया जी पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7वें और 8वें के कहीं दरमियान में पॉइंट है, तो बच्चों ये वाला इसका बनेगा। और √5 को मैंने कैलकुलेटर पे सोल्व किया ना, तो 2.2 आंसर आता है। इसका बहुत डिफरेंट मेथड है, ये बहुत अलग तरीके से होता है, इस पर फिथागोरस थ्योरम लगता है, बट मुझे ये जो है ना मेथड आसान लगा, मैंने आपको बता दिया। ये मैं MCQs के लिए करवा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। ठीक है, आता भी है तो पहले 5 में से कोई रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे, तो वो आसान होता है, उसका मेथड भी मैंने बता दिया है। वैसे आपको मैं एक और मेथड भी बताता हूँ अभी, बट पहले ये वाला देख लेते हैं। तो ये 2.2 मैंने निशान लगाया है √5 का बच्चों, ये यहाँ पे कहीं पे बनेगा 2.2, ये देखें ये लगाया हुआ मैंने निशान, तो ये 2.2 का बन गया। अच्छा ये तो हो गए हमारे सारे नंबर्स। इसका एक और कॉन्सेप्ट क्या है वो गौर से सुन लें बच्चों। जैसे हमारे पास ये था ना 2/3, तो इसका आंसर निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते थे, ये जो 2/3 वाला है पहला, कि हम यहाँ पे कहीं पे 3 पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट कर लेते, ऐसे ऐसे, और ये तीसरा वाला पॉइंट। ठीक है, पहला होता 1/3, दूसरा 2/3 और तीसरा 3/3, कटिंग होकर = 1 ही बनना था उसने। तो एक ये मेथड भी होता है, इसमें हमें फिर उसको 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें 2 डिजिट्स के दरमियान 4 लाइंस लगानी पड़ेंगी, इसमें 8 लगानी पड़ेंगी। तो वो फिर हम नंबर लाइन स्केल से हम वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो 3 वाली लाइन है ना उसमें तो 3 3 3 9 होते हैं, तो उसमें थोड़ा पॉइंट में भी जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे जो ईजी मेथड लगा मैंने वो करवा दिया है। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं, जैसे अब इस वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 के बाद जो है ना 3 को और इसको, इस तरह से।
अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये तो खैर डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। इस वाले में 8 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको। तो स्केल पर हमारे पास 10 में ही कन्वर्ट हुआ होता है वो ऑलरेडी। जैसे ये है ना, ये बिल्कुल स्केल की चीज़ लिखी हुई, स्केल इस तरह से होता है, बस उसमें यहाँ 12 तक होते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको ये मेथड ईजी लगता है तो आप इसको कर लें, ये 100% ठीक है और क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाते हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये 2 क्वेश्चन है, इनके दरमियान में जो रैशनल नंबर आता है ना वो बताएं। तो किसी भी की जो मिड वैल्यू निकालने का तरीका वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं। ये 2 नंबर है ना, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों को एलसीएम आता है 36 से जब इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, एलसीएम से फ्रैक्शंस को कैसे सोल्व करते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में करवाया हुआ है, प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एलसीएम लेके ना इसका ये आंसर आता है और फिर इसको सोल्व किया तो ये आता है। अब ये एक रूल होता है कि जब डिवाइड वाली चीज़ है ना, अच्छा इसके नीचे 1 है, इजीली याद रह जाने का, ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, इसके नीचे 1 है। तो जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ना तो ये टर्म जो है ना, इसमें जो नीचे चीज़ लिखी होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर वाली है वो नीचे आ जाती है ऐसे। तो ये 2/1 था तो ये 1/2 बन गया यहाँ पे। तो अब जब कोई चीज़ की ऐसे क्रॉस में या ऊपर नीचे कटिंग ना हो रही हो ना, तो हम उसको सोल्व करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आपके सामने यहाँ लिख दिया और ये इसका आंसर है। बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी हैं। और इसके बाद में आपको अच्छा इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट था हमारे पास यहाँ पे, वो मैंने लास्ट पे बताया हुआ है कि ये कैसे आते हैं हमारे पास, रियल नंबर क्या होते हैं और उसके अलावा रैशनल का कैसे होते हैं, इररेशनल कैसे होते हैं, इन सभी के मैं एक दफ़ा आपको ना थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बच्चों। देखो उसके बाद हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो अभी पीछे मैंने बताया आपको। 2 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो बच्चों। सबसे पहले देखें 1 2 3 4 5 और ये चलता जाएगा। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स और इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम n से। उसके बाद अगर इन नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को भी ऐड करवा लें तो ये बनते हैं होल नंबर्स, ठीक है, उनको w से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे प्लस के थे, ये वाले भी और ये वाले भी। अगर इनके साथ ये माइनस वाले नंबर्स भी जोड़ लें ना हम, ये इंटीजर्स बन जाते हैं और इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इन्हीं के साथ हम जो डिवाइड की शक्ल में नंबर्स लिखे जा सकते हैं, यानी जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं या जो पॉइंट में आंसर देते हैं, उनको भी शामिल कर लेना तो वो रैशनल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। और जब हम इनको वैसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब हम ऐसे नंबर्स जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं या कोई जैसे 10 को करेंगे ना, तो ये 2 पर अलग स्क्वायर रूट आएगा, 5 पर अलग स्क्वायर रूट आएगा, दोनों प्राइम नंबर्स हैं 2 भी और 5 भी, तो इसलिए ये भी इररेशनल नंबर है। और या कोई ऐसा नंबर आ जाए हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो भी हम कहते हैं जी ये देखें कि ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारे पास इररेशनल है, ये भी इररेशनल का सिंबल है, ठीक है। और इसके अलावा देखें ये एक वैल्यू है, ये एक तो चलती जा रही होगी, ठीक है, और दोबारा ना तो 9 दोबारा कहीं आया है ना ही 4, मतलब कोई तरतीब से रिपीट भी नहीं हो रहे ना डिजिट्स, इस वजह से ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, पाई वाली कैटेगरी में आ जाएगी ये वैल्यू भी। तो इसलिए ये इररेशनल है और इररेशनल को शो करते हैं हम इस तरह से, और ये सारे नंबर मिलके रियल नंबर्स बनाते हैं। अब रियल नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सारे रैशनल यूनियन इररेशनल, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जमा कर दो तो रियल नंबर बन गए। बट हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसको, इस तरह से रियल नंबर्स प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो बच्चों आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ना वो इस बॉक्स में दिए हुए हैं सारे के सारे, पर आज इस सेकंड चैप्टर में, मतलब जिस भी दिन मैं लेक्चर अपलोड करूंगा 2.5 से इंशाल्लाह वो शुरू होगा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा नंबर आएगा जो रियल नहीं है, जो इमेजिनरी है, और उसको हम अयोटा बोलते हैं बच्चों, ये अयोटा है, ठीक है। और सारे के सारे रियल नंबर्स प्लस अयोटा मिलके हमारा कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का नाम है, तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा था कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। बच्चों मैं यहाँ पे ना 4-5 वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जिनसे मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाऊँगा कि राउंड ऑफ कैसे करना होता है किसी भी वैल्यू को, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ लिखी हैं, मैं 3 वैल्यूज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सेम वैल्यूज़ लिखूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। बच्चों देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमने इसको राउंड ऑफ करना 0.1 तक, ठीक है, पॉइंट के बाद यानी कि 1 डिजिट तक। अब उसके लिए उसके बाद वाला डिजिट जो है ना डिजिट वो देखना होता है, जैसे ये 7 है। अगर इस सिंपल इन दो मेथड्स में, तीसरा भी मैं बताता हूँ उसमें क्या करना होता है बच्चों। अगर तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना ये 5 से बड़ी है तो पीछे वाले में एक इंक्रीज़ कर दो, यानी कि ये बन जाएगा 3.7।
इसमें भी देखें मैंने जानबूझ के लिखी है, ये सारी एक तरह की एग्जांपल एक तरफ लिखी है मैंने। अगर तो देखें ये जो 8 है ना ये बड़ा है 5 से, तो 4 वाला जो है पीछे वाले में एक इंक्रीज़ कर दो। ये 9 5 से बड़ा है तो पीछे वाले 3 में एक इंक्रीज़ कर दो, ये 4 बन जाएगा। एक मेथड हो गया, इसको राउंड ऑफ कहते हैं। अगर इक्वल डिजिट के दूसरे नंबर पर फर्स्ट तक राउंड ऑफ करना ना यहाँ तक, अगर उससे नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है तो टर्म को ऐसे लिख दो, कोई चेंजेस नहीं होंगी। ये यानी कि ऐसे 3.4 में कुछ चेंज नहीं होगा, 3.3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये 5 से छोटा है। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस नंबर की बेस पर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं यानी कि सेकंड डिजिट जब राउंड ऑफ हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं लिखना होता है। ये ना हो कि आप वो भी लिख दें, तो वो नहीं लिखना होता है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा थर्ड इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी समझ लें आप। ये मैंने 2 वैल्यूज़ लिखी हैं जो बिल्कुल सेम ही वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे ऐसे लिखनी है। अब आपने गौर से देखना है कि दोनों के एंड पे 5 आ रहा है ना। और ऊपर तो मैंने बताया कि अगर 5 से बड़ी हो तो पहला वाला रूल लगेगा, अगर 5 से छोटी हो तो दूसरे वाला रूल लगेगा। अगर 5 ही आ जाए तो कौन सा रूल लगेगा, तो गौर से सुने। अगर ये 5 आ जाए ना सेकंड डिजिट, और ये यही सेम रूल है थर्ड डिजिट के लिए, फोर्थ के लिए, 5 के लिए, जहाँ मर्जी से आप इसको राउंड ऑफ करना शुरू करें तो रूल सेम रहेगा। अब बच्चों अगर तो 5 आ गया एंड पे तो उससे पीछे वाला डिजिट देखना है। अगर वो डिजिट जो है वो इवन नंबर है तो उसमें कुछ इंक्रीज़ नहीं होगा, अगर ओड नंबर है तो उसमें इंक्रीज़ होगा। ये 5 ओड नंबर है ना जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते, ओड जो हो जाते हैं वो इवन, तो इसलिए ये 3.6 बनेगा और ये 3.4 ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि थर्ड रूल ये कहता है कि जो ये वाला सेकंड वाला नंबर है उससे पीछे वाला एक नंबर है वो देखना है। अगर वो इवन है तो उसमें एक इंक्रीज़ नहीं होगा, अगर वो ओड है तो उसमें एक इंक्रीज़ होगा। बच्चों राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे ये 3 क्वेश्चन रहते थे और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिए, तो ये मैं अब करवाने लगा हूँ। बच्चों आपने इसमें गौर से सुनना है कि कैसे इनको सॉल्व करना है। देखें, किसी भी नंबर के ऊपर अगर इस तरह से लाइन लगी है ना, जिस तरह से ये वाली लाइन लगी हुई है, तो पहले तो इसका मीनिंग समझ लो, इसका क्या मतलब है। बच्चों इसमें मैं बता रहा हूँ कि अगर 0.13 के ऊपर लाइन लगी ना, इसका मतलब है कि 0.13 आ ही जा रहा है। तो इसलिए इन सारी वैल्यूज़ को, इतनी बड़ी वैल्यूज़ को लिखने से अच्छा आप छोटी सी लाइन लगा दो कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सेम इधर भी यही 6 7 6 7 6 7 रिपीट हो रहा है, इधर 5 5 5 रिपीट हो रहा है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। बच्चों सबसे पहले आपको जो नंबर दिया हुआ है ना उसको इस शक्ल में लिख लें, कम से कम 3-4 दफ़ा उसको रिपीट करने वाली फॉर्म में लिख लें। उसके बाद क्या करना है, उसको x के इक्वल खुद से लेट कर लें कि ये हमने जी लेट कर लिया है कि x के इक्वल है। फिर आपने दोनों तरफ देखना है कि कितने जो डिजिट्स हैं ना वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे 5 में 1 था, इस 13 में 2 है, तो अगर 1 हो तो 10 से, 2 हो तो 100 से, 3 हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कराना होता है दोनों साइड्स पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया 10 से दोनों तरफ, ये 10 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 10x बन जाएगा। जब 10 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, आप ये कैलकुलेटर से काउंट करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा, तो ये 5.5 बनेगा। अब ये 10x है और 5.555 ये सो ऑन चलते जा रहे हैं, इसको सो ऑन कहते हैं। अब इसमें क्या करना है आपने कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको ऐड करते हैं ना, आंसर हमें यही मिलेगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो आपको ये आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो बस इनको सीख लें, ये हर क्वेश्चन में इन तीनों में से स्पेशली यूज़ होने। अब हमने पहले वाले स्टेप में ये देखा था कि ये जो सारी चीज़ है ना इधर, ये तो x के इक्वल है ना ये वाली, तो हम इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये x के इक्वल लेट कर लिया इसको। तो अब हमारे पास आ गया जो नया क्वेश्चन है उसकी शक्ल बन गई है, ये मल्टीप्लाई होकर बन गया था 10x लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 5 प्लस ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल थी, x के, तो ये x आ गया। अब आपने क्या करना है, x को ले आना है दूसरी तरफ, तो ये 10x और माइनस x हो जाएगा। जब 10x में से x निकला तो 9x बच गया, 5 ऐसे ही रहा, और 9 इधर हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा जी डिवाइड। ये भी एक फ्रैक्शन का इक्वेशंस का रूल होता है कि जो चीज़ उधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके ऐड हो जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, अगर इधर जो है माइनस प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी, अगर कोई इधर माइनस हो रही है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। ये कुछ इक्वेशन के रूल्स होते हैं। अच्छा बच्चों एक आंसर आ गया 5/9। नेक्स्ट वाला, अब इसमें क्या था 1 3 रिपीट हो रहा है, हमने x के इक्वल उसको लेट कर लेना है जी। नेक्स्ट क्या करना है, उसमें उसको दोनों को, ये 2 डिजिट्स थे ना, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया। जब 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया तो ये 100x बन गया, ये कैलकुलेटर से सोल्व होकर बन गया 13.131313। बच्चों पॉइंट के बाद नंबर को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, ठीक है, 131313, इस तरह से ये सही मेथड है पढ़ने का।
जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने इसमें कि अब हमने ये 100x बन जाएगा और ये 13 अलग लिख लेना है और ये अलग लिख लेना है, क्योंकि मैंने बताया कैलकुलेटर से आप इसको सोल्व करेंगे तो यही आंसर मिलेगा आपको, ये वाला इसके इक्वल होता है। हमने बस अलग अलग लिख लिया, कंप्लीट पार्ट जो है वो अलग लिख लिया, जो फ्रैक्शन थी या जो डेसिमल पॉइंट था उस जो डेसिमल पार्ट था उसको अलग लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमें पता है ये चीज़ x के इक्वल होती है, हमने पहले स्टेप में पढ़ी थी, तो ये x के इक्वल रख लिया हमने। 100 में से इधर आके x माइनस हो जाएगा और जब x इधर आके माइनस होगा तो वो 100 माइनस एक्स 99x इज इक्वल टू होगा 13 और 99x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 13/99 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी सेम इस तरह से करना है, उसमें 67 रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो है हमने लेट किया x के इक्वल, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 डिजिट्स थे ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है 2 में, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया कि उसको इस फॉर्म में लिखा, उससे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। देन हमें पता है ये x के इक्वल है तो उसको x लिख लिया और अब हमने x को उधर जाके माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो इसमें भी 99 बनता है और वो इधर आके डिवाइड हो गया। तो बच्चों ये इधर डिवाइड होगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये नंबर लाइन वाले भी, हाँ ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई है। तो इसको बच्चे अच्छे से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, वरना MCQs तो लाजमी आ रहा होता है। और बाकी जो एक्सरसाइज हैं वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।